आज का प्रश्न है, आज जो बो रहे हो वही कल काटना पड़ेगा। मैं कुछ कहानी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। एक मनोहर लाल व्यक्ति था, उनका एक लड़का था। उन्होंने अपने लड़का को, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। उनका बेटा सक्सेसफुल पर्सन अपने जीवन में बना भी, लेकिन पिता के नज़रिए में हमेशा अनसक्सेस रहा, क्योंकि पिता के सपनों का महल जो था उनको उनके लड़के ने ना भर पाया। पिता ने उन्हें हमेशा निकम्मा और अनसक्सेस के नज़रियों से देखता रहा। उनको वह प्यार पिता से नहीं मिल पाया जो मिलना था, क्योंकि पिता का महल खाली था। उन्होंने अपना उम्मीद, अपना व्यवस्था जो बनाया था अपने स्वार्थ के लिए, और उनके जवानी में, उनके कर्मों में जो अधूरापन रह गया था, उनको पूरा करने के लिए वह सारी इच्छाएं अपने बेटे से पूरा करने का उम्मीद रखा था। लेकिन बेटा तो अपने सपनों के महल में पूरा निकला, खरा निकला, भर दिया अपने सपनों के महल को और एक सक्सेसफुल पर्सन बना, लेकिन पिता के नज़रिए में कभी नहीं बन पाया। इसीलिए पिता कभी निष्ठा से पूर्णतः प्रेम ना कर पाया अपने बेटे को। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उनका, मनोहर लाल का एक पोता होता है, मनोहर लाल के लड़के का एक लड़का होता है। जब अपने बेटे से अपने सपनों का महल ना भर पाया तो उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दिया और बेटे को तो कभी प्यार नहीं दे पाया। लेकिन पोते को वह सारा प्यार दिया, क्योंकि पोते से कुछ उम्मीदें नहीं बचा। उन्होंने सोचा कि अगर बेटा नहीं पूरा कर पाया तो पोता क्या कर सकता है। निस्वार्थ प्रेम दिया। बेटे के अंश में जो प्रेम बचा था, जो देना था, वो भी पोते को दे डाला। अब पोते का जो प्रेम था वो भी दे डाला। अक्सर हम सब, हमारे देश के सभी पिता ऐसे ही करते हैं। पोते से बहुत गहरा प्रेम होता है और बेटे से हमेशा ओछा प्रेम होता है। कभी पूर्णता नहीं हो पाता प्रेम में, प्यार में कभी पूर्णता नहीं हो पाता। प्यार तो सिर्फ माँ ही दे पाती है, पिता कभी नहीं दे पाता। और माँ ने भी कुछ महल गढ़ लिया हो, बना लिया हो अपने मन में, तो वो भी अपने बच्चों को नहीं दे पाता है। लेकिन आज हमारे देश में सभी माएँ ऐसा नहीं हैं। कुछ माएँ ऐसा है, बहुत कम परसेंट में, जिसका गणना करना उतना ज़रूरी नहीं है, जो खुद के सपनों का महल बनाता हो।
वह बच्चे के सपनों के महल में ही अपना सपना पूरा कर लेता है, लेकिन पिता वैसे नहीं होते। उन्होंने, मनोहर लाल ने अपने पोते को खूब प्यार दिया, क्योंकि उनसे कुछ उम्मीद नहीं था, उम्मीद रखा नहीं उन्होंने, इसीलिए निस्वार्थ प्रेम किया अपने पोते से। पोते भी अपने दादाजी से निस्वार्थ प्रेम किया। वह कुछ भी चीज़ें खाता, दादाजी को लाके खिलाता, दादाजी के साथ घूमता फिरता, ऐसे करते हुए वह बड़े हुए। पोता जब कमाने लगा, पढ़ाई किया, नौकरियां लग गई, कमाने लगा, फिर दादाजी को पालने पोसने लगा, और प्रेम तो आगाह था ही। मनोहर लाल ने अपने जीवन रूपी जमीन में नींबू का बीज डाल दिया, जिससे वह खट्टा फल नींबू प्राप्त हुआ बेटे के रूप में। लेकिन नींबू के पेड़ के डाली में उन्होंने अमरूद का कलम काट दिया था, इसीलिए पोते के रूप में अमरूद का मीठा फल प्राप्त हुआ। जैसे तुम बोओगे वैसे तुम पाओगे। मैं एक और कहानी बता देना चाहता हूं कि दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं, एक तो मनोहर लाल जैसे, और दूसरा मुरली लाल जैसे। मुरली लाल ने भी अपने बेटे से अपने सपनों के महल को भरना चाहता था, लेकिन मुरली लाल का स्वार्थ बुढ़ापे में बेटे से कोई सेवा पानी या कोई पालन पोषण का ना था, क्योंकि अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने, उनको एक सक्सेसफुल सफल आदमी बनाने के साथ साथ उन्होंने बुढ़ापे की सारी व्यवस्था बैठा रखा था, अपना धन इकट्ठा कर रखा था अपने बुढ़ापे के लिए, ताकि वह नौकर तक पाल सके बुढ़ापे में, अपने बेटे के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। लेकिन उनके मुरली लाल के बेटे ने भी उनके सपनों के महल को ना भर पाया, लेकिन मुरली लाल का बेटा भी सक्सेसफुल था अपने सपनों के महल में, लेकिन उनके सपनों का महल ना भर पाया। वह महल खाली रह गया। वह इच्छाएं, वह कर्म अधूरा जो अपने जवानी में था मुरली लाल का, वह अधूरा का अधूरा ही रह गया। लेकिन उनका कुछ कुछ इच्छाएं पूर्ति हुआ, क्योंकि उनका लड़का उनके नज़रिए से मेहनती तो बहुत था। मुरली लाल के नज़रिए से उनका लड़का मेहनती बहुत था, इसीलिए अपने लड़के को उतना निकम्मा नहीं साबित किया, लेकिन पूर्णतः प्रेम भी नहीं दे पाया, अब पूर्णतः नफरत भी नहीं कर पाया। वह द्विभेद में रह गया। कभी कभी बेटे से बातें भी होता था, कभी कभी उनके अंक भी देखे जाते थे परीक्षाओं में, लेकिन मुरली लाल जिद्दी था। वह बड़ा ही ओछा आदमी था। वह अपने महल को खाली नहीं रखने चाहता था, अपने कल्पनाओं के महल को खाली नहीं रखने चाहता था। इसीलिए उन्होंने यह उम्मीद अब पोते से करने लगा। इसीलिए यह उम्मीद उन्होंने पोते से करने लगा, और पोते को भी यह समाज के नीति नियम, जीवन के नियम, सक्सेस होने के नियम, और न जाने कितने सा प्रबंध, पढ़ने का व्यवस्था, चलने बोलने का व्यवस्था बेटे से कहीं ज़्यादा पोते पे लागू कर दिया। वहाँ भी उनका
प्रेम अधूरा रह गया। उन्होंने जीवन में कभी ना बेटे से प्रेम किया, न कभी पोते से निस्वार्थ प्रेम किया, हमेशा अपने सपनों का महल भरने में लगा रहा। एक समय उनका ऐसा आया कि अपने जीवन रूपी जमीन में नींबू का पेड़ बोया, नींबू का फल प्राप्त हुआ और वह नींबू के बीज से फिर नींबू का ही फल प्राप्त हुआ। उनके जीवन में सिर्फ अवहेलना मिला, तिरस्कार मिला। उनका बेटा तो तिरस्कार करता ही था, क्योंकि हर बेटा अपना बाप को तिरस्कार करता है, क्योंकि बाप उन्हें पूर्णतः प्यार और प्रेम नहीं दे पाता है। उन्होंने पोते से भी यही उम्मीद रखा, इसीलिए पोते भी उनके पोते ने भी, मुरलीलाल के पोते ने भी अपने पिता की तरह दादाजी का तिरस्कार करने लगा। बड़ा ही नफरत निगाहों से देखा जाता था, और जब बाप बेटे दोनों पिता और दादा को नफरत निगाहों से देखे तो उनकी अवस्था बड़ा ही खराब होता है, जैसे नींबू में कीड़े पड़ गए हो। वह भी खट्टा नींबू भी खाने योग्य नहीं बचा हो। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि नींबू का भी काम है, उनसे भी स्वार्थ पूरा होता है। उनको भी दूध में निचोड़ के दूध को फाड़ा जाता है और छेना निकाला जाता है। छेने से महंगी महंगी मिठाइयाँ रसगुल्ला बनता है, पनीर बनता है, लेकिन वह अमीरों के लिए है। वह तकदीर रूपी अमीर परिवार में मनोहर मुरलीलाल के बेटे की पत्नी, उनके बेटे और उनके सारे सदस्य हुआ करता था, लेकिन उनके पिता, उनके मुरलीलाल स्वयं नहीं, क्योंकि वह बेचारा गरीब हो गया, अपना प्यार नहीं बांट पाया। इसका अर्थ ये नहीं है, गहराई से समझें, कि वह नींबू का स्वाद, उस नींबू का यूज अवश्य सही चीज में हो रहा है। नींबू इतना बेकार चीजें नहीं है। उनका भी फल बोया तो स्वार्थ कहीं न कहीं छिपा ही है, उनका उपयोग हो रहा है। लेकिन वह मुरलीलाल के बेटे के पत्नी और बेटे में और मुरलीलाल के ससुराल में उनके जीवन की सारी सक्सेस बट रही है, पिता के अलावा। नींबू और नींबू के पेड़ का इतना मैं फायदा इसीलिए बता दिया, क्योंकि उनका इतना मैं नुकसान भी बताया कि तुम्हारा जीवन रूपी तुम नींबू बोओगे तो खट्टा फल ही काटोगे, और वह फल सिर्फ बिकेगा अमीरों के यूज करने में, और वह अमीर उनके परिवार हैं, पैसे से नहीं। यह जीवन का अमीरी, जीवन की नजदीकियां का बात कर रहा हूं। अर्थ भावार्थ समझिए। मैं नींबू को यहाँ जीवन से जोड़ रहा हूं, ना कि नींबू को नींबू से जोड़ रहा हूं, और दूध को यहाँ उनके परिवार से जोड़ रहा हूं, जो मुरलीलाल के बेटे का परिवार है उनसे जोड़ रहा हूं। मैं तीसरी कहानी बता देना चाहता हूं कि जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। एक सुदोधर नाम का व्यक्ति ने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया, सक्सेसफुल बनाया। उन्होंने अपनी बुढ़ापे को भी देखा और अपने लड़के से उम्मीद
बनाए रखा था कि बुढ़ापे में इन्होंने मेरा सेवा पानी करेगा, देखभाल करेगा, पालन पोषण मेरा करेगा, जैसे मैं अपने बेटे को पालन पोषण किया। ऐसा बाकी मनोहर लाल और मुरली लाल ने भी किया था, लेकिन सुधोधर लाल का कोई कल्पनाओं का महल नहीं था। उनकी जीवन में जो ऊंची इमारत, जितने मकान ऊंचे बनाना था 10 महल्ला, तो 8 महल्ले पर नहीं अटका था, और 8 महल्ले पे भी उनका जीवन अटका था तो वह उसी में संतुष्ट था। वह 10 महल्ले को पूरा करने में नहीं लगा था, जीवन रूपी 10 महल्ले को पूरा करने में नहीं लगा। वह अपना स्वार्थ ही भूल गया, अपने कल्पनाओं का महल ही बनाना छोड़ दिया। जो किया वह किया। अब वह बेटे से कुछ उम्मीद नहीं रखा, बस उम्मीद इतना रखा कि मैं जैसे पाल पोस कर बेटे को बड़ा किया हूँ, वैसे मुझे बुढ़ापे में पाले पोसेगा और प्यार देगा। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से निस्वार्थ प्रेम किया, उनको पढ़ाया लिखाया, सक्सेसफुल पर्सन बनाया। वह बना भी, और पिता के नज़रिए में भी बना, सुधोधर लाल के नज़रिए में भी बना, क्योंकि उनका कोई अपना कल्पनाओं का महल नहीं था। इसीलिए उन्होंने कभी अपने लड़के का सिर्फ अंक नहीं देखा कि तुम परीक्षा में कितना अंक लाए हो, कितना उत्तीर्ण हुए हो, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से, ये महत्वपूर्ण नहीं था। वह अपने लड़के को कभी गलत रास्ता में नहीं चलने दिया, कभी बिगड़ने नहीं दिया, और ना ही अंक के ऊपर टॉर्चर किया, लेकिन ना ही उन्होंने पढ़ने से मना किया, और ना ही उन्हें कोई एक रास्ते में भटकने दिया। वह दोस्त की तरह भी व्यवहार किया, पिता की तरह भी प्रेम बांटा, अनुशासन भी किया, समाज के व्यवस्था में ढलने के लिए अनुशासन भी किया, अच्छे बनाने के लिए हथौड़ा भी मारा, बुद्धि रूपी हथौड़ा, लेकिन कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं किया, निस्वार्थ प्रेम किया, कोई सपनों का महल नहीं खड़ा किया। और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन रूपी जमीन में आम का पेड़ बो दिया, उससे मीठे आम प्राप्त हुए। और जब बेटे से कुछ नहीं उम्मीद रखा तो वो भला पोते से क्या रख पाता। उन्होंने पोते को भी निस्वार्थ प्रेम किया। उनका बुढ़ापा इतना आनंदमय था कि पोते उनका जीवन साथी बन गया था, बेटे उनका प्रेम का हिस्सा बन गया था। सारी परिवार उनको मूर्ति मान के पूजा करता था। सुधोधर लाल का पूरा परिवार उनको बूढ़ा आदर्श, दादाजी आदर्श पिता मानते थे, और सभी उनको नमस्कार करता था, प्रेम रूपी नमस्कार करता था। एक कंधे में पोते बैठाते थे तो एक कंधे में बेटा बैठाता था। उनका जीवन, बुढ़ापे का जीवन बड़ा ही सुंदरमय रहा, और जवानी का जीवन भी बड़ा सुंदरमय रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो बोओगे वही काटोगे। यह जीवन रूपी जमीन के बारे में बताया कि अपने जीवन रूपी जमीन में तुम जो बोओगे वह काटोगे। और मैं एक और घटना बता देना चाहता हूं। यह घटनाएं हैं क्रोध, ईर्ष्या, सबके ऊपर यह घटनाएं बन सकती है, कहानियां कि जीवन में जो बोओगे वो काटोगे। यह तो जीवन जीने का ढंग बताएं कि तुम्हारा यह जीवन अपना परिवार का जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि जीवन परिवार से शुरू होता है। इसलिए यह परिवार के अंदर कैसा जीवन होना चाहिए यह बताया, लेकिन परिवार से बाहर भी तुम जो बोओगे वो काटोगे।
परिवार के अंदर जो बोओगे वो काटोगे तो बता दिया, लेकिन परिवार के बाहर भी जो बोओगे वो तुम काटोगे, ये मैं बता देना चाहता हूँ एक और कहानी के माध्यम से। लेकिन इनका कहानी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं एक ही चीज़ों पर आज व्याख्या करूँगा, वह है क्रोध। क्रोध को भी तुम जैसे बोओगे वैसे काटोगे। एक एक चीज़ें जीवन का यह व्याख्या होता है, लेकिन मैं एक व्याख्या कर दूं। एक लड़का पढ़ाई करता था बाहर में, अपने रूम में पढ़ता था बालकोनी में। सामने उनके बालकोनी के सामने एक रूम मालकिन थी। वह अपने रूम रेंटर को बड़ा ही परेशान करता था। कभी पानी बंद कर देता था, कभी किराए के लिए बिजली बिल बढ़ा देता था, कभी उनको इधर झाड़ू नहीं मारा उधर झाड़ू नहीं मारा, ऐसे टॉर्चर करता था। वो लड़का बालकोनी में जब भी पढ़ता और रूम मालकिन को देखता, अब मन ही मन उन्होंने बीज बो दिया मन ही मन। ये बड़ा खराब महिला है, इन्होंने हमेशा सबको परेशान और टॉर्चर करता है। फिर कुछ दिन रहता उनके रूम रेंटर उस औरत के, और वो परेशान होकर चला जाता। फिर दूसरा रूम रेंटर आता, फिर उनको भी वैसा ही करता। यह लड़का देखता, अब फिर मन ही मन में उनको गुस्सा लगता। वह बहुत अपना बालकोनी में पढ़ता, क्योंकि यह दूसरे रूम रेंटर मालिक के पास रहता था, तो पढ़ता और बड़ा ही यह मन ही मन गुस्सा रहता। वह हमेशा परेशान करता, रोज इस नाटक को देखता, रोज परेशान होता और मन ही मन कितने कल्पनाएं सोचता उनके बारे में। और इनको लगता कि मैं रहता तो सबक ही सिखा देता इस रूम मालकिन को, ऐसा सोचता। मैं उनके रूम में रहता तो सबक ही सिखा देता। वह जिस कक्षा में पढ़ता था, वह परीक्षा देने के बाद अब वह घर चले जाता वह लड़का। और जब दूसरी क्लास में आगे बढ़ने का रहता है, तो वह फिर से उस रूम पे आता है, लेकिन वह रूम खाली करके ज़्यादा दिन घर पे रुक गया था। परीक्षा देने के बाद आराम कर रहा था लड़का, घर पे अपना खेल कूद कर रहा था, थोड़ा अपना आनंद ले रहा था जीवन का, खेल का भी। तो वह लेट करके पहुंचा तो उसका रूम भरा हुआ था। जिस मालिक के पास रहता था वो दूसरा किराएदार आ गया था। तो उन्होंने संजोग बस ढूंढा इधर उधर रूम, तो संजोग बस उनको रूम मिला नहीं। तो वह रूम मालकिन के रूम में ही मिला, जो कि हमेशा रूम रेंटर को परेशान करता था। लड़का सोचा कुछ दिन यहीं ठहर लेता हूँ, क्योंकि उनका रूम खाली होते रहता था। तो संजोग बस खाली मिला तो उसी रूम मालकिन के यहाँ ठहर गया। जब वह उसी रूम मालकिन के यहाँ ठहर गया तो वह रूम मालकिन का वही व्यवहार था, परेशान करना। इनको भी परेशान किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया। इन्होंने अचानक से सब्जी काटने वाला चाकू से रूम मालकिन का हत्या कर दिया। और जब हत्या कर दिया तो अचानक से इनको आया, अरे मैं ये क्या कर दिया। गुस्से में उन्होंने हत्या कर दिया। उनको प्रशासन आया, पकड़ के ले गया, जेल हो गया, उनका जीवन खराब हो गया। इससे मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह 1 दिन का घटना नहीं था। जिस दिन मर्डर किया घटना उस दिन का नहीं था, वह कई सालों का घटना था। जब वो बालकोनी में बैठा करता था, बालकनी में देखा करता था रूम मालकिन की प्रवृत्ति को, और अपने अंदर उसने क्रोध का बीज बोता था। उन्होंने क्रोध का बीज बोया, उसका सालों साल सिंचाई किया, वह पेड़ बड़ा हुआ, फल के रूप में एक दिन काटना पड़ा। वह रूम मालकिन का उन्होंने हत्या कर दिया। कब हत्या कर दिया उनको खुद पता नहीं चला। जब हत्या हो गया गुस्से में, और जब हत्या हो गया उनका परिणाम जब आया तब उनको पता चला ये मैंने क्या कर दिया। उन्होंने तो सोचा मैंने अभी क्या कर दिया गुस्से में, लेकिन वो अभी नहीं था। वह पेड़, वह फल जो हुआ, फल जो मिला, जो उन्होंने उसका हत्या किया, हत्या रूपी जो फल मिला, उनका बीज उन्होंने सालों पहले बोया था।
जब उसके निचले क्लास में पढ़ता था, बालकोनी से देखा करता था, तब उन्होंने बीज बोया, उसका सिंचाई किया, उर्वरक डाला, बड़ा किया, पेड़ बड़ा हुआ, आज वो फल काट लिया। तो ऐसे तुम जीवन में जो बोओगे वही काटोगे। वो अपने परिवार के अंदर हो, चाहे परिवार के बाहर हो या संसार में हो, कहीं भी हो। इसीलिए जब भी कभी जीवन रूपी बीज बोना तो ध्यान रखना कि जो बोओगे वही काटोगे। तो ध्यान रख के अपने जीवन रूपी बीज को बोना, वरना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन में आने का तुम्हारा कुछ उद्देश्य नहीं रह जाएगा। अपने जीवन के उद्देश्य को बनाए रखना, हमेशा होश में रहना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना, अपने इच्छाओं पे कंट्रोल करना, यही आपसे मेरा अनुरोध है। आज इतना तक ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ। मेरा गुरु भगवान ओशो हैं। और यह चौथा नंबर का कहानी जो बताया, यह भगवान ओशो ने ही बताया था, उन्हीं को मैं दोहराया, क्योंकि जीवन के बाहर का अनुभव मुझे नहीं था, या कोई कहानी में बना नहीं पाया था, इसलिए अपने गुरु के कहानी को ही दोहरा दिया। लेकिन बाकी 3 कहानियां मैं अपने जीवन के अनुभव से बताया। और आप मुझे जितना सुने, आपसे इतना अनुरोध है कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो मेरे गुरु को भी अवश्य सुने। भगवान ओशो, रजनीश ओशो मेरे गुरु हैं और हम सबके गुरु हैं। आज इतना तक ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।